हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सुप्रसिद्ध एवं शीर्ष लेखिका मधु काकड़िया जी की लिखी हुई कहानी लाडो। तो शुरू करते हैं कहानी लाडो। आसमान में उड़ती काली चील सी अपशकुनी एक शाम हमारे आंगन में उतरी, जब बिना किसी खबर के वो लौटी। वो यानी लाडो, गुजर चुके वक्त की पूरी परछाइयों के साथ आग की लपट की तरह वो अचानक हमारे द्वार पर, जरीदार चटक लाल साड़ी, माथे पर त्योरियाँ, अस्त व्यस्त बिखरे बाल, पपड़ाए होंठ, हाथों में मात्रे का टैची, थकी हुई इतनी कि लगा जैसे रात दिन चल कर आई हो। उसे देख हम सब यूं बौखलाए जैसे सबने सांप देख लिया हो। तुम? हकलाते हुए बुआ के मुंह से निकला। हाँ, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, पर उससे पहले मुझे सुहानी से मिलना है। थूक निगलते हुए किसी तरह उसने शब्दों को बाहर निकाला। मैंने जल्दी से चाय बनाई, उसने नहीं पी और धम धम पाँव पटकती, धरती को हिलाती कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई। कमरा अंदर से बंद किया और फिर बैग ले निकलने को तैयार। संयोग से तभी कृपालु कालिदास ने मेघ भेज दिए और ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो गई। बारिश ने बचा लिया। हम आश्वस्त हुए, ऐसी बारिश में अब क्या बाहर निकलेगी वो। बुआ ने पूछा, घर में कुशल मंगल तो है नहीं? कुंवर सा कोनी पधारिया? कुछ देर बुत की तरह खड़ी रही वो, फिर ठीक ही होंगे, खुरदुरी आवाज़ में उड़ता सा उत्तर देकर बिना चाय नाश्ता किए उस ताबड़तोड़ बरसती उफनती शाम हवा के झोंके की तरह वो सुहानी से मिलने निकल गई। जैसे कभी तुलसीदास उफनती गंगा पार कर भादों की अंधेरी रात में चंद्रावती से मिलने पहुँचे थे। उस जलते हुए शोले से हमें बात करने में डर भी लगता था और हम बात करना भी चाहते थे। हम समझ रहे थे कि वो वैसी नहीं लौटी थी जैसी वो यहाँ से विदा हुई थी। उसके सरोवर का पानी इस बीच बहुत बह गया था। आखिर बुआ ने हिम्मत कर कोमल आवाज़ में उसे सहलाने की चेष्टा करते हुए कहा, काल मिल लेती, सुहानी कहाँ भागी जा रही है, आज भर आराम कर लेती। भीगे पाखी के पंखों सा उसका मौन फड़फड़ाया। कुछ ताज़े छींटे उड़े हम पर। कहीं पढ़ा था, बेटी जब कुपित होती है तो कयामत आती है। उन पलों उसकी कुपित और धधकती आंखों को देख जाने कैसी तो एक करुण उदासी और डर हमारी आत्मा पर कुछ इस तरह छा गया कि जब जब वो हमारे सामने पड़ती हमारी जीभ काठ की हो जाती। हमारी हिम्मत नहीं होती कि उसे ये भी बता सकें कि उसका तबादला बड़ौदा करवा दिया गया है, कि अब उसे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जयपुर आने की ज़रूरत नहीं। देर बहुत रात वो लौटी। मैं उसके कमरे में उसकी पसंद के परतदार आलू के पराठे लेकर गई भी कि कुछ तो था मिले उसके अशांत मन की। वो वहाँ थी लेकिन नहीं थी। एक उदास कविता झांक रही थी उसकी आंखों से। दूसरे दिन देखा, चलते फिरते जीवन के चित्र चारों तरफ जाग गए थे और वो अलस सुबह भीगी हुई घास पर टहल रही थी। शायद रात बड़ी और नींद छोटी थी, या अपने आप से लड़कर थक गई थी वो, या उसके मानसिक आवेग कुछ सम पर आ गए थे। पर हमारे मानसिक आवेग उफान पर थे। उसके इस प्रकार शादी के बाद पहली बार बिना रस्म रिवाज के, बिना बुलावे के अचानक आ धमकने से दोनों परिवारों के बीच हवा भारी थी। फिज़ा में तलखियाँ थीं, सबके मन में आशंकाओं के फन उठ रहे थे। बुआ ने अपने जैन विश्वास के अनुरूप मन्नत मांग रखी थी। मन्नत के अनुसार शादी के कुशल पूर्वक निपट जाने के महीने भर के भीतर शिखर जी की यात्रा। लाडो के अचानक आ धमकने से वो यात्रा भी स्थगित हो गई थी। आशंकित और कर्मकांडी बुआ इसे किसी अनिष्ट की आशंका से जोड़ रही थीं और इसके लिए सारा दोष लाडो पर मढ़ रही थीं। जवाब में लाडो पहली बार चीखी थी, मुझसे बिना पूछे मेरा ट्रांसफ़र बड़ौदा क्यों करवाया? हमने तो भली सोचकर ये किया ऐसा। भला? आप मेरा भला चाहते तो मुझे कभी भी सुहानी से अलग नहीं करते, जिसके बिना मैं अधूरी थी, 1/2 थी। शादी से संतोष नहीं हुआ तो तबादला? आप लोग मुझसे छुटकारा चाहते हैं। उसके भीतर रेगिस्तान धधक रहा था। उसे देख जाने क्यों मुझे चीरहरण की कोशिश के बाद क्रोध और अपमान से जलती हुई पांचाली की याद आ गई। गोलाबारी दोनों ओर से जारी थी। घर की बेटी के घर लौट आने से घर शमशान बन गया था। चुनाव घोषित हो चुके थे। फूफा जी चुनाव के लिए अगले सप्ताह होने वाली पब्लिक रैली में जी जान से लगे थे।
उनके विरोधियों के हाथ उनकी बेनामी संपत्ति के विवरण लग गए थे। वे अलग उनकी जान के पीछे पड़ गए थे। उसके लिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी। लाडो के यूं लौट आने से उनके जवाबी युद्ध और योजनाओं की एकाग्रता में भयंकर विघ्न पड़ गया था। उफ, जिस जिन्न को इतनी मुश्किल से बोतल में बंद किया था, उसे फिर से बाहर देख सबके हाथ पांव फूल रहे थे। घर में सिर्फ अशांति और तनाव की लहरें उफान मार रही थीं। लग रहा था जैसे एक अंतहीन रात घर के आंगन में उतर गई है और हम सब आंख मूंद कर आने वाले प्रलय प्रवाह को देख रहे हैं। साईं, थोड़ी शांति बख्शते इस घर को। मेरे भीतर सिर्फ प्रार्थना थी। मेरा एक मन करता कि पूरी तरह लाडो के पक्ष में खड़ी होकर उसे संभालूं, इंतज़ार करूं उस अबूझ के खुलने का जो उसे दुनिया की किसी भी हसीन चीज़ में रस नहीं लेने दे रहा था। यहाँ तक कि नई शादी भी उसमें जीवन न जगा सकी थी। वो तन मन आत्मा सभी तरह से टूट चुकी थी, अपने अतीत और भविष्य से पूरी तरह कट चुकी थी। तो दूसरा मन लाडो के विरुद्ध तनकर खड़े परिवार से चिपका रहता। मैंने लंबी लंबी सांस ले बदन को ढीला छोड़ने की भी कोशिश की कि भीतर का तनाव कुछ तो बाहर निकले, पर उससे भी जब कुछ ना हुआ तो ये सोचकर कि लाडो मुझे विपक्ष में पूरी तरह शामिल न समझे, रास्ता तुड़ाकर वापस कोलकाता लौट आई। लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। पूरी हुई 5 दिन बाद। मेरे आने के 5 दिन के भीतर ही रात के अंतिम पहर में विराट की साक्षी में पंखे से बंधी रस्सी में झूल पंच तत्व में समा गई थी। वो बड़े दिनों तक सामान्य नहीं हो पाई थी बुआ। विशेषकर जब भी किसी रात आसमान बरसता, बिजली कड़कती, बुआ बेचैन हो जाती। सारी सारी रात स्मृतियों के दंश से निपटने के लिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम नवकार मंत्र का जाप करती रहती। जब उससे भी चित्त नहीं ठहरता तो मुझे फ़ोन घुमा देती। फ़ोन पर बुआ एक ही कहानी बार बार दोहराती कि कुछ भी अनबोला अनसुना न रह जाए। बहुत कुछ अंड शंड बोलती बुआ, जिसका सार यही होता कि उस फांसी वाली रात भी ऐसी ही बारिश हुई थी। बादल गरजे थे, बिजली कड़की थी, खूब झड़े थे हर श्रृंगार धरती पर। हवा के जोर शोर से दरवाजे खूब भड़बड़ा रहे थे। इसीलिए हम सब ने अपने कमरे के दरवाजे भीतर से बंद कर लिए थे। दरवाजे भीतर से बंद नहीं होते तो मैं मन ही मन बात पूरी कर देती। एक रात दूसरी रात में विलीन हो आसमानी नहीं होती। 5 साल बाद फिर जाना हुआ गुलाबी शहर जयपुर। अवसर था बुआ के सबसे छोटे बेटे राजीव की शादी का। शादी की गहमा गहमी और रौनक के बीच ही फूफा जी से मुलाकात हुई। दूधिया शेरवानी और गुलाबी साफे में सजे धजे फूफा जी को देखकर लगा समय ठहर गया है। कनपट्टियों के पास थोड़े से रुपहले बाल दिखने लगे थे। बेटी को चाहे न बचा पाए, पर हाल ही हुई कुछ बागी विधायकों की बगावत और उठापटक के बीच अपनी सरकार को बचा ले जाने का पर्याप्त संतोष झलक रहा था उनके चेहरे से। सिक्योरिटी के चुस्त दुरुस्त कमांडों के साये में अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ वे काफ़ी व्यस्त और परमहंस की मुद्रा में नजर आ रहे थे। अतीत की कोई परछाई तक नहीं थी उनके चेहरे पर। मेरे धोख के जवाब में मेरे सर पर उड़ता सा हाथ और मुझ पर एक आधी अधूरी सी मुस्कान फेंक वे आगे बढ़ गए। यही हाल लाडो के भाइयों राजीव और संजू का था। सबकी चादर धुलकर साफ हो गई थी। मिलने जैसा मिलना हुआ लाडो की बड़ी बहन बिमला से। अतीत का बेताल हम दोनों के ही दिलो दिमाग पर लदा हुआ था, इसलिए एकांत मिलते ही हमारे सारे दर्द और सोई हुई पीड़ा जाग उठी थी। छूटते ही अपने मन को खोला बिमला ने। जीजी, काश आज लाडो होती। बोलते बोलते बरसों से रुके आंसू बहने लगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो भपक पड़ी। जीजी, क्यों किया उसने ऐसा? शायद कुछ सच ऐसे होते हैं ज़िंदगी के कि हर एक से साझे नहीं किए जा सकते। आज समझ पाई हूँ जीजी कि लाडो ने अपना सच क्यों नहीं हमसे साझा किया, क्योंकि वो लेस्बियन थी। काश हम उस समय समझ पाते। उफ, मनुष्य इतना शक्तिहीन क्यों हो जाता है? क्या? लेस्बियन? जैसे वो कोई शब्द नहीं, उसके जीवन का नक्शा था जो अनायासी खुल गया था हमारे सामने। तुम्हें कब समझ आया था कि वो थी? अरे जीजी, जब लगातार अखबार में गे आंदोलन और क्या क्या आता रहा तब पहली बार कौंधा लाडो के बारे में। यदि ये सब अखबारों में नहीं आता तो शायद हम लाडो को कभी समझ ही नहीं पाते कि वो जो भी थी उसमें उसका क्या दोष था। पर क्या लाडो अपने सत्य से वाकिफ थी? मेरे मुंह से हठात निकल पड़ा। भीतर कुछ जोर से हिला उसके। आवेग को थाम जवाब दिया था उसने।
थी जीजी, तभी तो सुसाइड नोट में लिखा था उसने। इतनी बिगड़ी हुई तो मैं हूँ ही कि मुझे चले ही जाना चाहिए। जैसी हूँ आपको स्वीकार नहीं, और जैसी आप चाहते हैं वैसी बन नहीं सकती थी। पर एक सवाल है, इतनी उम्मीदें क्यों? क्या आदमी का आदमी होना पर्याप्त नहीं? क्यों सिर्फ खाल ही में जीते हैं हम? क्यों? बहरहाल नेता विपक्ष सहित परिजन मुझे माफ़ करें। मेरी ड्रॉर में 2 चेक कटे हुए हैं, और जो कुछ भी मेरी ज्वेलरी है उसे सुहानी के यहाँ भिजवाने का कष्ट करें। बहरा जूस की ट्रे लेकर सामने हाजिर था। हाथ के इशारे से उसे परे किया और उतावली होकर पूछा मैंने, क्या? क्या मतलब? फूफा जी को उसने बाबूसा नहीं, नेता विपक्ष लिखा? क्या मतलब? ये मेरे लिए जानकारी की नई परत थी, इसलिए मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। पर मुझे तो बुआ ने ये बताया ही नहीं। हाँ जीजी, अम्मा को शायद बाबूसा ने रोक दिया था। वे नहीं चाहते थे कि अब और अधिक फजीयत हो, क्योंकि लाडो उनसे सबसे ज़्यादा नाराज़ थी। एक बात और बताऊं जीजी, लाडो ने यह भी तंज कसा कि हम राजपूत से जैन बने हैं, और राजपूतों की परंपरा ही रही है बेटियों की बलि लेने की, कभी इज्जत तो कभी सुरक्षा के नाम पर। ईश्वर करे यह आखिरी बलि हो। क्या? ये सब भी लिखा था? बुआ ने इतना कुछ क्यों छिपाया? मैं सचमुच हैरान थी। लगा जैसे मेरे साथ भी कहीं धोखा हुआ है। फिर भी मेरे मन में संशय था कि आज समय की जागरूकता ने जिस प्रकार लाडो का रहस्य हम पर उजागर कर दिया था, क्या सचमुच 24 वर्षीय लाडो अपने सत्य से पूरी तरह वाकिफ थी? सचमुच वो लेस्बियन थी, या कोई विरही पुरुष बैठा था उसके अंतर्मन के भीतर जो नारी संसर्ग के लिए छटपटा रहा था? जोर देकर कहा बिमला ने, जी जी, वो वाकिफ थी, इसीलिए तो अपने आप से और हम सबसे लड़ रही थी, पर उसे हम पर भरोसा नहीं था। बोलते बोलते उसकी आवाज़ थर्राई। जहर तो हमने भी पिया जीजी, और आज तक पी ही रहे हैं, पर काश उस समय सामाजिक मर्यादा का डर और परंपरा को तोड़ने का जहर पी लिया होता तो शायद हम भी शिव बन जाते। एक बार आओ जी जवाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे घर आज। अपने भारी भरकम जरी जड़े घाघरे को लहरा लहरा कर अपनी सखियों के साथ राजस्थानी लोकगीत पर थिरक रही थी दुल्हन पिंकी। पिंकी के थिरकते जाने क्या हुआ कि मुझे अतीत दिखने भी लगा और सुनाई भी देने लगा। वही घर, शादी के लगभग वैसे ही मंजर, पर कितना अंतर था पिंकी और लाडो में। कैसे मुंह लटकाए बैठी थी लाडो, जैसे भीतर की सारी तितलियां ही मर गई हों। कैसे उसकी भीगी नम आंखों में दूर दूर तक फैला इंतज़ार था सुहानी का। फिर भी हम उसकी पीड़ा से मुंह फेरे रहे। मन कैसा तो हो गया था। जिंदगी के कुछ लम्हे जाने कैसे होते हैं कि बीतकर भी नहीं बीतते, आजीवन पीछा करती रहती हैं उन लम्हों की लपट। देर रात तक हम दोनों बहनें दुख की पोटली को एक साथ खोलती और बंद करती रहीं, बहती रहीं, बहकती रहीं, और महसूस करती रहीं कि ऐसा कैसे हुआ कि उसका भला चाहते हुए भी हमारी आंखें उस सत्य को क्यों नहीं देख पाईं जो वो जी रही थी। शायद सत्य हर आंख से बड़ा होता है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि दोस्ती से शुरू हुई जिस कहानी ने जिंदगी की कहानी ही तमाम कर दी, उसकी नायिका का क्या हुआ? पूछा मैंने बिमला से। क्या हुआ सुहानी का? लाडो की मौत से हिली तो वो भी होगी। हाँ जीजी, हिली क्या, जड़ से ही उखड़ गई थी वो भी। साल भर तक गुमसुम रही। अपनी बच्चों की प्री स्कूल भी बंद कर दी उसने। बाद में लाडो के जाने के 2-2.5 साल के भीतर उसे भी निपटा दिया गया। सुना है उसके एक बेटी हुई है पिछले साल। तो क्या सुहानी नहीं थी लेस्बी? जाने कैसी तो वर्जना संस्कार में ही भरी पड़ी थी कि पूरा शब्द भी कहाँ निकल पाया था, गले में ही गोला सा अटक गया था। नहीं नहीं जीजी, सुहानी एकदम सामान्य थी, उसे कहाँ जरूरत थी लाडो की। इसीलिए तो अपने पिता के कहने पर भले ही बेमन से ही सही, पर जलील कर पाई थी वो लाडो को। कुछ बोझिल पल। थोड़ा करीब खिसक कर वो फिर फुसफुसाई, एक बात कहूँ जीजी? हाँ हाँ कहो। कई बार मुझे लगता है कि बाबूसा इतनी ऊंची हैसियत के नहीं होते तो लाडो नहीं मरती। कैसे कह सकती हो? याद आया एक बार लाडो ने भी कहा था मुझसे, पिता की प्रतिष्ठा का भार मुझसे ना ढोया जाएगा बाई जी। मेरे पिता का नेता होना मेरा दुर्भाग्य है। हाँ जीजी, लाडो को सबसे अधिक गुस्सा इसी बात पर तो था कि बाबूसा ने बिना उससे पूछे उसका तबादला बड़ौदा में करवा दिया था। यदि बाबूसा आम आदमी होते तो क्या सप्ताह भर में उसका तबादला करवा सकते थे? इसी बात पर तो उसका दुख अपमान सब बेकाबू हो गया था। सोच कर देखो जीजी, सारा कबाड़ा तो बाबूसा का ही किया कराया था।
बाबू साहब ने यदि सुहानी के पिता को धमकाया नहीं होता तो क्या सुहानी उसे जलील करती? लाडो को दुनिया की नहीं, सिर्फ सुहानी की परवाह थी। लाडो तो सुहानी के होने से ही थी बाई जी। सुहानी से काट कर बाबू साहब ने उसके जीवन के डिब्बे को ही बंद कर दिया था। मुझे लगता है बड़ौदा से आते ही जब वो सुहानी से मिलने गई थी तो सुहानी ने बाबू साहब के डर से उससे मिलने से इनकार कर दिया था। इसी हताशा ने बाबू साहब यदि ये जान पाते कि लाडो लेस्बियन थी तो शायद उसे स्वीकार कर लेते। हमारी अज्ञानता ही उसे ले डूबी। शायद बुआ तो आज तक लाडो की हकीकत से वाकिफ़ नहीं। हाँ जीजी, मुझे भी अम्मा से कहने की हिम्मत नहीं होती। वे तो शायद समझ ही ना पाएं कि लाडो की असलियत। रह रह कर अतीत के दर्द भरे पन्ने फड़फड़ाते रहे, रह रह कर विचारों के परिंदे चोंच मारते रहे। जीजी जरा सोचिए, उसकी आंखों में खुद के लिए तो कोई सपना था ही नहीं। वो तो बस सुहानी के सपनों से अपनी आंख को जोड़ती रही। अपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं उसने। बस नाम भर की ही लाडो थी वो। अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, जबकि कितना कुछ तो सुंदर, मानवीय और कोमल सा जुड़ा हुआ था उससे। हमने पूरी लाडो को नहीं पकड़ा, बस उसी वाली लाडो को पकड़ा जिससे हमें तकलीफ़ थी। जाने क्या चल रहा था उसके भीतर की। उसने धीरे से कहा, मैंने भी दूर से देखा, पास से झांका नहीं उसकी ज़िंदगी में। जबकि उसने तो मुझे लिखा भी था कि आपको लगता है कि मुसीबत का कारण मेरे अंदर है, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा अंदर मुझे ऐसा ही मिला है। मुसीबत का कारण मेरे बाहर है। अपने भीतर मैं जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि तभी बिमला ने फिर कहा, जीजी लेस्बियन होना तो पाप नहीं है। मैं बुदबुदाई, कुछ भी होना पाप नहीं, पर हमने नैतिकता का एक फीता जो बना डाला है, उसी फीते से सबको नापते हैं। जो फिट नहीं बैठता उसे काटना छाँटना शुरू कर देते हैं। हम नहीं सोचते कि हर पाखी को अपनी आवाज़ में गुनगुनाने का अधिकार है। सांत्वना की उम्मीद में वो मेरी ओर ताक रही थी। दुख जो पल भर के लिए कम हो गया था लौट आया। मैंने निगाह घुमा ली। क्या कहती? विरक्त में लिपटा मन अजीब खिन्नता, कचोट, अफसोस और अपराध बोध से भर गया था। न सच को सच की तरह कहा गया और न सच को सच की तरह सुना गया। तब भी नहीं जब मौत की बिल्ली पंजे मार रही थी और हम सब कबूतर की तरह आंखें मूंदे बैठे रहे थे। सामने बुआ थी। आओ भगत मेहमान नवाजी मान मनोवल करती, उठती बैठती, सब कुछ करते हुए भी वो कहीं नहीं थी। ज़र्रा ज़र्रा बिखरी बुआ की काया से भी असमय ही बुढ़ापा झांकने लगा था। लाडो न सही, उसने लाडो के भूतपूर्व और नाम मात्र के पति को ही शादी के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था। मैंने धीरे से कहा भी बुआ से, इन्हें क्यों बुलाया? जब लाडो ने ही इन्हें नहीं स्वीकारा तो फिर? बुआ ने फिर एक गहरी सांस ली, जैसे जिंदगी जीते जीते थक गई हों। सर पर पल्लू अटकाते टप्पा खाती मरी हुई आवाज़ में बोली, तुम्हारे फूफा जी ने जिद कर भेजा न्योता। मैंने तो भतेरा मना किया, पर मेरी कब सुनी उनने। कहने लगे, कुछ भी हो, इनने हमारे द्वार पर तोरण तो मारा ही था ना। कहते कहते बुआ ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और फिर मेहमानों में व्यस्त हो गईं। कानों में गूंजने लगी लाडो की आवाज़, बाप बनना मेरे बाप के बस का नहीं बाई जी, उन्हें ज़िंदगी ने बनिया बना दिया है। अभी आप सुन रहे थे मानवीय संवेदनाओं से भरपूर मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी लाडो। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।